हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम देखने वाले हैं कलाम एकेडमी का सेकेंड ग्रेड के लिए जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका माइनर टेस्ट नंबर 4 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये हुआ था आपके 25/5/2025 को। और इसके अलावा अगर आप फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, या रीट लेवल 2 साइंस से तैयारी कर रहे हो, या फिर रीट लेवल 2 एसएसटी से तैयारी कर रहे हो, तो इसके भी पेपर सॉल्यूशन हमारे चैनल पर करवाए जाते हैं। तो एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलो फिर शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 से माइनर टेस्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से विचारक तुलनात्मक लोक प्रशासन से जुड़े नहीं हैं। तो इसमें आपके आ जाएगा भाई, क्रिस्टोफर हुड जो है ये तुलनात्मक लोक प्रशासन से जुड़े हुए नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से विचारक तृतीय मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन के मुख्य पात्र है। तो तृतीय मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन के जो मुख्य पात्र थे वो आपका आ जाएगा प्रोफेसर रोजमेरी ओ लियरी, ये इसके मुख्य पात्र रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रॉबर्ट टी गोलेम्बिस्की द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक आपके रहने वाली है, अभी उपरोक्त सभी पुस्तकें हैं वो उनकी रहने वाली है। मैनेजिंग डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डेवलपिंग डिसिप्लिन, ये भी इनकी पुस्तक रहने वाली है। तो उपरोक्त तीनों पुस्तकें जो है वो रॉबर्ट की रहने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 नंबर, किस विचारक ने लोक प्रशासन के परिवेशीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए लोक प्रशासन एवं उनके परिवेश के मध्य पारस्परिक अध्ययन पर जोर दिया था। तो ये आपके आ जाएंगे FW रिंगस ने इस पर पारस्परिक अध्ययन पर जोर दिया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर, नवीन लोक प्रशासन का उदय मिनो-ब्रुक सम्मेलन के उपरांत हुआ था। तो कौन से सम्मेलन के बाद ये नवीन लोक प्रशासन का उदय हुआ था। तो वो आपके रहने वाला है प्रथम जो सम्मेलन हुआ उसके बाद इसका उदय हुआ था। नेक्स्ट देखो भाई 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विचारक सार्वजनिक एवं निजी प्रशासन के मध्य प्रभेद नहीं है या प्रभेद नहीं करते हैं। तो वो आपके रहने वाला है इसमें ऑप्शन नंबर 3 कि एक तो हेनरी फ्योल, और दूसरे आ जाएंगे आपके पेरी पार्कर पोलेट, और तीसरे रहने वाले है लिंडाल डर्विक, यानी कि तीनों ही जो है वो इसमें प्रभेद नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 7 नंबर, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स निबंध किस विचारक ने लिखा था। तो ये निबंध लिखने वाले आपके रहेंगे रॉबर्ट टेहल का ये निबंध रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के अंतर को स्पष्ट करता है। तो वो आपके इसमें रहने वाला है अभी पदो सोपान का सिद्धांत जो है वो इसमें लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य अंतर स्पष्ट करता है, पद सोपान का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 9 नंबर, प्रशासन का क्षेत्र अब इतना विशाल हो गया कि प्रशासन का दर्शन शास्त्र जीवन दर्शन बन गया है, ये किसका कथन है। तो इसमें आपके रहने वाला है मार्शल ई डिमॉक का यह कथन रहने वाला है कि प्रशासन का क्षेत्र अब इतना विशाल हो गया है कि प्रशासन का दर्शन शास्त्र जो है वो जीवन का दर्शन बन गया है, यानी कि मार्शल ई डिमॉक का यह कथन रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 नंबर, नव लोक प्रशासन के प्रणेता बल देते हैं। तो नव लोक प्रशासन के जो प्रणेता है वो किस चीज़ पर बल देते हैं। तो वो आपका आ जाएगा सामाजिक समानता पर बल देते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर, किसने लोक प्रशासन को सामान्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सहयोग करने वाले समूह की गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया था। यानी कि उन्होंने कहा था कि जो लोक प्रशासन है ये सामान्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सहयोग करने वाले समूह की गतिविधियां हैं, इसके रूप में किसने परिभाषित किया। तो वो आपके रहने वाला है हर्बर्ट साइमन ने इसको परिभाषित किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 नंबर, विकास प्रशासन से निम्नलिखित में से कौन सा है वो संबंधित नहीं है। तो विकास प्रशासन का संबंध निम्न में से किस पर नहीं रहने वाला है। तो वो आपका आ जाएगा जो बाजारों उन्मुखी है इसका संबंध है वो विकास प्रशासन से नहीं रहने वाला है। बाकी परिवर्तनों उन्मुखी से रहने वाला है, और नवोन्वेष से भी इसका संबंध है, और समय निर्देशित से भी इसका संबंध रहने वाला है, जबकि बाजार उन्मुखी से इसका संबंध नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 13 नंबर, द स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया लेख का निबंध किस विचारक से है। तो इसका संबंध है वो किस विचारक से रहने वाला है। तो वो आपका आ जाएगा इसमें UL गोस्वामी का जो संबंध है उसमें द स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया जो लेख है इसका संबंध है UL गोस्वामी से रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 14 नंबर, गोलम विवस्की के लोकस फोकस दृष्टिकोण का संबंध किससे है।
यानी कि गोलम जो विवस्की है, इसके लोकस और फोकस का जो दृष्टिकोण है, इसका संबंध किससे रहने वाला है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा नव प्रशासन से इसका संबंध रहने वाला है, नव प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 नंबर, निम्नलिखित में से किसे अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। तो अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक के रूप में किसे जानते हैं, तो वो आपका आ जाएगा फ्रैंक जे गुडनाउ को अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16 नंबर, वुडरो विल्सन के लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन 1887 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस जर्नल में की हुआ था। तो ये आपके इसमें रहने वाला है भाई, ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3 पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली, इसके अंदर इनका लेख है वो प्रकाशित हुआ था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 नंबर, मिन्नोब्रुक सम्मेलन के विषय में निम्नांकित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का आपको चयन करना था कि कौन सा कथन है वो असत्य रहने वाला है। तो पहला कथन देखो, सभी सम्मेलन का आयोजन सिराक्यूज विश्वविद्यालय में हुआ था, बिल्कुल सही है। और सभी सम्मेलनों में सामाजिक समानता चर्चा का मुख्य विषय था, ये भी बिल्कुल सही रहने वाला है। और इन सम्मेलनों का आयोजन 20 वर्षों के अंतराल के बाद होता है, ये भी इसमें सही है। और इन सम्मेलनों ने लोक प्रशासन को स्वतंत्र विषय बनाने पर बल दिया है, इस प्रकार से अंतर विषयक अध्ययनों को अस्वीकृत किया है, ये इसमें कथन असत्य रहने वाला है। बाकी सभी कथन है वो सत्य है भाई। तो 17 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नव प्रशासन या नव लोक प्रशासन की है। तो नव लोक प्रशासन की विशेषता कौन सी रहने वाली है, तो वो आ जाएगी आपके पद सोपान जो विरोधी है, ये नव लोक प्रशासन की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 19 नंबर आपको दे रखा है, नव लोक प्रबंध के सिद्धांतों पर विचार कीजिए। तो कुछ सिद्धांत दे रखे हैं और इसमें से आपको सही कूट का चयन करना है कि कौन सा जो कूट है वो सही रहने वाला है। तो पहला दे रखा है, नीति की बजाय प्रबंधन पर ध्यान देना। दूसरा, निष्पादन, मूल्यांकन और कार्यकुशलता पर ध्यान देना। तीसरा है, ठेके पर देना, कुछ चीज़ है वो ठेका प्रणाली पर दे देना। और चौथी चीज़ है, प्राधिकार का अंतरण करना। यानी कि चारों के चारों जो कूट है वो सत्य रहने वाला है। तो ए, बी और सी, डी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 20 नंबर, लोक प्रशासन की परिभाषा के विषय में फेलिक्स ए निग्रो का कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो सही नहीं है वो कथन आपको चयन करना है। तो इसमें पहला कथन आपको दे रखा है, देखो, लोक प्रशासन लोक समुच्चय में एक सहकारी समूह का प्रयास है, ये बिल्कुल इसमें सही कथन है। दूसरा दे रखा है, लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित उद्देश्यों को अर्जित करते हैं, ये इसमें कथन गलत आ जाएगा। बाकी इसमें सभी कथन है वो सही रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट देखो 21 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन विषय की विकास यात्रा किस विषय विभाग से साथ प्रारंभ की गई। यानी कि जो राजस्थान विश्वविद्यालय है इसके अंदर लोक प्रशासन विषय की एक विशाल विकास यात्रा है वो किस विषय विभाग के साथ प्रारंभ की गई। तो वो विषय विभाग कौन सा है, तो इसमें आपके रहने वाला है अर्थशास्त्र से की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान यानी कि IIPA की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई। तो जो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान है इसकी स्थापना जो है वो किसके अनुशंसा पर या किसके सिफारिश पर की गई। तो वो आपके इसमें रहने वाली है भाई पॉल H. एप्पलबी के सिफारिश पर। पॉल H. एप्पलबी इसके सिफारिश पर है वो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 23 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC द्वारा किस वर्ष में सिविल सेवा पाठ्यक्रम में लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में सम्मिलित किया गया। तो UPSC के द्वारा जो लोक प्रशासन है इसे एक अलग से सब्जेक्ट के रूप में कब सम्मिलित किया गया। तो वो आ जाएगा आपके 1987 के अंदर इसको एक अलग से सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 24 नंबर आपको दे रखा है, लोक प्रशासन मनुष्यों या सामग्रियों तथा पद्धतियों के अध्ययन के सिवाय और कुछ नहीं है। तो लोक प्रशासन ये प्रशासन है जिसका संबंध सरकार के कार्यों से है, इसका संबंध किस विचारक से है। यानी कि ऐसा कहने वाले कौन से विचारक थे, तो वो विचारक आपके रहने वाले अभी पर्सी मैक्विन ने कहा था कि जो लोक प्रशासन है वो मनुष्यों, सामग्रियों तथा पद्धतियों के अध्ययन के सिवा और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 नंबर, निम्न में से कौन से विचारक लोक प्रशासन के व्यापक अर्थ विचार के समर्थक है। तो लोक प्रशासन के व्यापक अर्थ के विचार में समर्थक कौन कौन थे, तो वो आपका आ जाएगा वुडरो विल्सन ने इसका समर्थन किया था भाई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26 नंबर, फेडरिक्स के अनुसार नव लोक प्रशासन है। तो फेडरिक के अनुसार जो नव लोक प्रशासन है ये क्या रहने वाला है। तो वो उन्होंने फेडरिक्स ने कहा था कि जातिगत कम और जन्मोन्मुखी अधिक रहने वाला है।
यानी कि ये जो नव लोक प्रशासन है ये जातिगत तो कम रहेगा और जन्म उन्मुखी अधिक रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा साइमन द्वारा बताए गए लोक तथा निजी प्रशासन के मध्य अंतरों में से नहीं है? तो कौन सा है वो लोक और निजी प्रशासन में अंतर नहीं है वो आपको इसमें बताना है। तो पहला दे रखा है अभी लोक प्रशासन अधिकारी तंत्रात्मक होता है, जबकि निजी प्रशासन अधिकारी है वो व्यापरगत होता है। ये तो इसमें गलत नहीं है, अभी सही है इसका, ये इसका अंतर रहने वाला है। और आपको पूछा है कौन सा अंतर नहीं है वो बताना था, ठीक है, नहीं वाला बताना है। तो दूसरा दे रखा है लोक प्रशासन एक राजनीतिक हिस्सा है, जबकि निजी प्रशासन अराजनीतिक हिस्सा, ये भी इसमें सही रहने वाला है। तीसरा दे रखा है लोक प्रशासन का लक्ष्य समाज कल्याण है, जबकि निजी प्रशासन का है लाभोन्मुख, ये लाभोन्मुख है, ये इसमें नहीं रहने वाला अभी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका इसमें अंतर सही नहीं है, बाकी सभी अंतर है इसमें सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 नंबर, लोक प्रशासन के उद्भव से संबंधी सही कालक्रम क्या रहने वाला है? तो इसमें कौन सा कालक्रम है वो सही है वो आपको बताना है। तो इसमें अभी सबसे पहले जो आया था वो था आपके राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन युग, इसके बाद आया था प्रशासन के सिद्धांत, यानी कि 2 नंबर पर आ जाएगा सी। तीसरा आया था आपके पहचान का संकट, चौथा आया था आपके अंतःशास्त्रीय अध्ययनों पर केंद्रित, यानी कि ए, यानी कि सबसे पहले बी आएगा उसके बाद सी। तो बी और सी इसमें दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक संगठन के शास्त्रीय उपगम से संबंध रखता है? तो कौन से विचारक का संबंध है वो शास्त्रीय उपगम से रहने वाला है? तो वो आपके आ जाएगा हेनरी पेयोल जो है, इनका संबंध है वो शास्त्रीय उपगम से भी रहता है। नेक्स्ट देखो 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक प्रशासन का परंपरागत दृष्टिकोण नहीं है? तो लोक प्रशासन का परंपरागत दृष्टिकोण नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है ये इसका परंपरागत दृष्टिकोण नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट देखो 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानने का आधार है? यानी कि लोक प्रशासन जो है इसे विज्ञान नहीं मानने का आधार कौन सा है? तो इसमें आपके रहने वाला है मानवीय तत्वों की प्रधानता जो है ये इसे विज्ञान नहीं मानता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 नंबर, प्रशासन एक सुंदर कला है, ये कथन किस विचारक का संबंध है? यानी कि प्रशासन एक सुंदर कला है ये कहने वाले कौन से विचारक थे? तो वो आपके आ जाएगा ऑर्डवे रीड जो है, इन्होंने कहा था कि प्रशासन जो है एक बहुत ही सुंदर कला रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33 नंबर, रूढ़ियों को निकालकर वैज्ञानिक पद्धति का अधिक आरोपण करके प्रशासन को विज्ञान बनाया जा सकता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन कहने वाला है आपके F.W. टेलर ने कहा था कि रूढ़िवादियों को निकाल करके वैज्ञानिक पद्धतियों का अधिक आरोपण करके प्रशासन को विज्ञान बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34 नंबर, सन 1971 में लूथर गुलिक द्वारा अपने पॉडकॉर्प सूत्र में जोड़ी गई एक नई गतिविधि कौन सी है? तो पॉडकॉर्प सूत्र के अंदर नई गतिविधि जोड़ी गई वो आ जाएगी आपके मूल्यांकन, इसमें मूल्यांकन को अतिरिक्त रूप से जोड़ा गया था साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35 नंबर, नवीन लोक प्रबंधन की अवधारणा का उदय किसे नियंत्रित करने के लिए हुआ था? तो इसका जो उदय हुआ था वो आर्थिक संकट को नियंत्रित करने के लिए हुआ था, नवीन लोक प्रबंधन की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36 नंबर, लोक प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण का कौन समर्थक करता है? तो निम्न में से कौन कौन लोग थे जो लोक प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं? तो इसमें आपके रहने वाला है, एक तो आ जाएगा D.L.D. वाइट ने इसका समर्थन किया था, और एक आ जाएगा आपके डीमॉक जो है, इन्होंने भी इसका समर्थन किया था, यानी कि आपके डी और ई जो है वो इसमें सही रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई 37 नंबर क्वेश्चन, लोक प्रशासन सरकार की तीनों शाखाओं को समाहित करता है, यह प्रदर्शित करता है। तो यह प्रदर्शित करता है, इसमें आपके उपयुक्त में से कोई नहीं है जिसे यह प्रदर्शित करे, ये सभी इसमें अलग रहने वाला है। तो तीनों शाखाओं को समाहित करता है, ये प्रदर्शित कौन करता है? तो इसमें कोई भी नहीं रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आ जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखो भाई 38 नंबर, किस विद्वान ने कानून के विस्तृत एवं व्यवस्थित प्रयोग का दूसरा नाम लोक प्रशासन बताया है? तो ऐसा कहने वाले कौन से विद्वान है? तो वो विद्वान आपके रहने वाले हैं वुडरो विल्सन ने कहा है कि जो कानून के विस्तृत और व्यवस्थित प्रयोग का दूसरा नाम ही लोक प्रशासन रहने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई 39 नंबर, लोक प्रशासन के किस दृष्टिकोण की जड़ें यूरोपियन परंपरा से जुड़ी हुई है? तो लोक प्रशासन की जो दृष्टिकोण है जिससे यूरोपियन परंपरा की जड़ें जुड़ी हुई है, तो वो आपके इसमें रहने वाला है अभी वैधानिक दृष्टिकोण जो है वो इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40 नंबर, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो वो आपका आ जाएगा एल डी वाइट की यह पुस्तक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41 नंबर, लोक प्रशासन के विकास का चुनौतियों का चरण का समय काल कौन सा है। तो चुनौतियों का जो चरण है वो इसमें कौन सा रहने वाला है, तो वो आपके आ जाएगा 1938 से लेकर 1947 तक का जो काल था वो लोक प्रशासन के विकास का चुनौतियों का चरण रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42 नंबर, मार्च एवं साइमन द्वारा रचित पुस्तक ऑर्गेनाइजेशन लोक प्रशासन विकास के किस चरण की प्रमुख रचना है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन की रचना हुई है वो किस चरण की प्रमुख रचना रहने वाली है, तो वो आपके इसमें आ जाएगी पहचान के संकट का जो चरण था उसमें इसका है वो महत्वपूर्ण स्थान रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 43 नंबर, नवीन लोक प्रशासन के विकास के उत्तरदायी तत्वों के सही युग्म का चयन कीजिए। तो नवीन जो लोक प्रशासन है इसके विकास के उत्तरदायी तत्व कौन कौन से थे उनका आपको चयन करना है। तो इसमें आपके रहने वाला देखो हनी प्रतिवेदन ने इसका सही रहने वाला उत्तरदायी तत्व आ जाएगा, और फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो हुआ था उन्होंने भी इसका विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था भाई, और मिन्नो ब्रुक सम्मेलन 1968 में हुआ था, ये भी इसने भी महत्वपूर्ण योगदान निभाया था इसके विकास के लिए। और लास्ट देर का आपको फ्रैंक मेरिनी की रचना टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दी मिन्नो ब्रुक पर्सपेक्टिव, तो ये भी इसमें रहने वाला है, यानी कि ए बी और सी डी चारों तत्व जो है वो इसके उत्तरदायी रहने वाले हैं विकास के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44 नंबर, नवीन लोक प्रशासन द्वारा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 4D की वकालत की गई, निम्न में से इसमें सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा 4D है वो इसमें सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा आपके निर्देशन जो है वो इसमें शामिल नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट देखो 45 नंबर क्वेश्चन, नव लोक प्रबंधन का जन्म किस पुस्तक से माना जाता है, यानी कि जो नव लोक प्रबंधन आया था ये किस पुस्तक से उत्पन्न हुआ है, किस पुस्तक से इसमें नई विचारधारा आई है, तो वो आपके पुस्तक रहने वाली है री इन्वेटिंग गवर्नमेंट जो है इसका एक विचार था कि नव लोक प्रबंधन का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखो भाई 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी फेरेल हेडिक के अनुसार विकासशील देशों के प्रशासन लोक प्रशासन की विशेषता नहीं है। तो फेरेल के अनुसार विकासशील देशों की जो लोक प्रशासन है इसकी विशेषता कौन सी नहीं रहने वाली है, तो वो आपकी आ जाएगी प्रशासन में सामान्यज्ञों की बजाय विशेषज्ञों का बोलबाला होना ही कोई विकास विशेषता नहीं रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 नंबर, नीचे दिए गई लोक प्रशासन से जुड़ी पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक कालक्रम के अनुसार सबसे पहले प्रकाशित हुई है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई वो उसका आपको चयन करना था। तो सबसे पहले प्रकाशित होने वाली पुस्तक है भाई द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इस पुस्तक का है वो प्रकाशन सबसे पहले हुआ था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48 नंबर, निम्न में से कौन से विचारक लोक प्रशासन के क्षेत्र को सरकार की कार्यपालिका शाखा तक ही सीमित रखते हैं। तो कौन से विचारक थे जिन्होंने लोक प्रशासन के क्षेत्र को सरकार की जो कार्यपालिका शाखा है वहाँ तक ही सीमित रखना चाहते हैं, तो वो आ जाएगा आपके लुथर गुलिक जो है ये इसमें रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखो 49 नंबर, किस विचारक ने राजनीति प्रशासन द्वंद्व विचार का प्रारंभ किया था। तो राजनीति प्रशासन द्वंद्व विचार का प्रारंभ करने वाले कौन से विचारक रहने वाले हैं, तो वो आपके आ जाएगा वुडरो विल्सन है वो, उन्होंने इसका प्रारंभ किया था अभी राजनीति प्रशासन द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 नंबर, लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण को किसके द्वारा समर्थित किया गया था। तो किसके द्वारा समर्थित किया गया, तो वो आपके इसमें रहने वाला है अभी, एक तो हेनरी पेरोल ने इसका समर्थन किया था और एक आपका आ जाएगा लुथर गुलिक जो है उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। तो इसमें सत्य कूट का चयन करना था, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके इसमें सही रहने वाला है, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई इसमें 51 नंबर, लोक प्रशासन की नव लोक प्रबंधन यानी कि NPM की अवधारणा का विकास हुआ है। तो इसका विकास कौन से चरण के अंदर हुआ है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा भाई नवीन तत्वों के समावेशन का चरण जो था इसमें लोक प्रशासन की नव लोक प्रबंधन शाखा की अवधारणा का विकास हुआ था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52 नंबर, विकास प्रशासन अवधारणा लक्ष्य और पद्धति पुस्तक के लेखक कौन से विद्वान है, यानी कि जो पुस्तक है विकास प्रशासन अवधारणा लक्ष्य और पद्धति इसके लेखक कौन रहने वाले हैं, तो वो आपके आ जाएगा भाई जॉर्ज ग्रांट जो है वो इनके लेखक रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 53 नंबर, किस विद्वान ने प्रशासन के सिद्धांतों को कहावत कहा, यानी कि ऐसा कौन सा विद्वान है जिसने कहा कि जो ये प्रशासन के सिद्धांत है ये तो एक कहावतें हैं, ये कहने वाले कौन थे, तो वो आ जाएगा आपके हर्बर्ट साइमन ने ये कहा था। नेक्स्ट देखो भाई 54 नंबर,
निम्न में से लोक प्रशासन का कौन सा सिद्धांत मूने व रेले का नहीं है? तो मूने व रेले का सिद्धांत निम्न में से कौन सा नहीं रहने वाला, वो आपको बताना है। तो इसमें आपके आ जाएगा जो उद्देश्य का सिद्धांत है, ये मूने और रेले का सिद्धांत नहीं है, बाकी सब सिद्धांत इनके रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55 नंबर, लोक प्रशासन के विकास को कौन सा चरण लोक प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा जा सकता है? तो कौन से चरणों को लोक प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा जा सकता है? तो वो आपके इसमें आ जाएगा प्रशासन के सिद्धांतों का जो चरण है इसे स्वर्ण युग माना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 नंबर, निम्न में से कौन विद्वान लोक प्रशासन के व्यवहारवादी दृष्टिकोण के समर्थक नहीं थे? तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण के समर्थक कौन से विद्वान नहीं थे? तो वो इसमें आपके आ जाएगा LF उर्विक जो है वो इसका समर्थन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 57 नंबर, सलयित प्रिजियम विवर्तनी मॉडल का संबंध मुख्यतः है? तो सलयित विवर्तनिक जो मॉडल आया था इसका संबंध मुख्यतः किस प्रशासन से है? तो वो आपके इसमें रहने वाला है भाई तुलनात्मक लोक प्रशासन से इनका संबंध रहने वाला है, तुलनात्मक लोक प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58 नंबर, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसका संबंध नव लोक प्रबंध से है? तो किसका संबंध रहने वाला देखो इसमें, एक तो इसमें आता है स्थानीयकरण भी आता है, बाह्यकरण भी आता है और नौकरशाही निवारण भी आता है, यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो इसमें रहने वाले हैं भाई। तो 59 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वुडरो विल्सन के विषय में सही नहीं है? तो वुडरो विल्सन के अकॉर्डिंग कौन सा कथन है वो सही नहीं रहने वाला? तो वो आपके इसमें आ जाएगा भाई कि वे अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अध्यक्ष थे, ये इनके बारे में कथन गलत है। बाकी वो राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे, सही है। वे अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे, ये भी सही है। और वे लोक प्रशासन के प्रथम तुलनावादी भी थे, ये भी इसमें सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इनके बारे में सही नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नव लोक प्रशासन तथा विकास प्रशासन की समानता या समान विशेषता है? तो इन दोनों की समान विशेषता कौन सी रहने वाली है? तो वो आपका आ जाएगी परिवर्तनों उन्मुखी जो है वो इसकी समान विशेषता रहने वाली है। नेक्स्ट देखो भाई 61 नंबर, पद्मावती व सुरसुरी किसकी शिष्या थी? यानी जो पद्मावती है और सुरसुरी है ये किस संत की शिष्या थी? तो वो संत आ जाएंगे आपके रामानंद जी जो है, इनकी शिष्याओं का नाम था पद्मावती और सुरसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण संप्रदाय का अनुयायी नहीं था? तो निर्गुण संप्रदाय के अनुयायी कौन नहीं थे वो आपको इसमें बताना था। तो कबीरदास जी निर्गुण के अनुयायी थे, नामदेव जी भी थे, गुरु नानक भी थे, लेकिन सूरदास जी जो है ये निर्गुण संप्रदाय के अनुयायी नहीं थे भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63 नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यानी कि एक तरफ आपको दे रखे हैं संत और सामने दे रखे हैं उनकी विचारधारा। तो सबसे पहले दे रखा है शंकराचार्य। तो शंकराचार्य की जो विचारधारा थी वो थी आपके अद्वैतवाद, यानी कि ए में आ जाएगा आपके 4। फिर आपके दे रखा है रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य का जो सिद्धांत था वो था आपके विशिष्टाद्वैतवाद। फिर आता है आपके निम्बार्क संप्रदाय। तो निम्बार्क संप्रदाय का जो संबंध था वो आ जाएगा आपके द्वैताद्वैतवाद, यानी कि 3 से रहने वाला है। फिर आता है माधवाचार्य। तो माधवाचार्य का संबंध आ जाएगा आपके द्वैतवाद से, यानी कि ए में 4। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें आपके सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64 नंबर, बीजक एवं उल्टबासी किससे संबंधित है? तो बीजक और जो उल्टबासी है इनका संबंध किस संत से रहने वाला है? तो वो संत आपके रहने वाले हैं कबीरदास जी। ये कबीरदास जी की रचना है अभी बीजक और उल्टबासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 65 नंबर, महाराष्ट्र के ऐसे संत जिन्हें भारत का पहला दलित कवि के रूप में भी जाना जाता है वे थे। तो राजस्थान के पहले या भारत के पहले दलित कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो वह आपके आ जाएगा चोखा मेला जो संत है ये महाराष्ट्र के है और ऐसे संत है जो भारत के पहला दलित कवि के रूप में भी जाने जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 66 नंबर, वरकरी संप्रदाय की प्रमुख पीठ अवस्थित है। तो वरकरी जो संप्रदाय है इनका प्रमुख पीठ जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो आ जाएगी आपके पंढरपुर के अंदर इनकी प्रधान पीठ या फिर प्रमुख पीठ स्थित रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 67 नंबर, भक्ति परंपरा में किसने कीर्तन प्रचलित किया था? तो जो भक्ति परंपरा में जो होता है कीर्तन वगैरह करते हैं ये किसने शुरुआत की और किसने प्रचलित किया था इसको? तो वो प्रचलित करने वाले आपके रह जाएंगे भाई चैतन्य मुनि। चैतन्य संत ने इनका जो भक्ति परंपरा में जो कीर्तन वगैरह होते हैं उनका है वो इनको है वो प्रचलित किया था भाई। नेक्स्ट देखो 68 नंबर, लिंगायत संप्रदाय का नेतृत्व किसने किया था? तो लिंगायत संप्रदाय का जो नेतृत्व करने वाले थे वो आपके इसमें आ जाएगा बासबना।
यानी कि बास बना जो है इन्होंने लिंगायत संप्रदाय का नेतृत्व किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69 नंबर, किस सिख गुरु के द्वारा गुरुमुखी लिपि है वो शुरू की गई थी? तो गुरुमुखी लिपि जो शुरू की गई वो गुरु आपके इसमें रहने वाले हैं भाई, गुरु अंगद देव जो थे उन्होंने गुरुमुखी लिपि है वो शुरू की थी, गुरु अंगद देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 70 नंबर, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? जो खालसा पंथ है इसकी स्थापना वो किसने की? तो वो आपका जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी भाई। नेक्स्ट देखो 71 नंबर, निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार सिंध, मुल्तान, पंजाब तक सीमित था? तो कौन सा सूफी संप्रदाय था जिसका जो प्रचार है या प्रसार है वो सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? तो वो आपके इसमें रहने वाला है सुहरावादी वर्दी जो है इस संप्रदाय का जो प्रसार है वो सिंध, मुल्तान और पंजाब तक ही सीमित रहा था भाई, सुहरावर्दी। नेक्स्ट देखो 72 नंबर, आईने अकबरी में अबुल फजल ने सूफीवाद के कितने सिलसिलों का उल्लेख किया था? तो अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी के अंदर कितने सूफीवाद के कितने सिलसिलों का उल्लेख किया था? तो वो सिलसिले इसमें रहने वाले हैं 14 सिलसिलों का है वो उन्होंने उल्लेख किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 नंबर, सूफी शब्दावली में खानका का संबंध किससे है? यानी कि सूफी शब्दावली में जो आता है खानका, ये किससे संबंधित रहने वाला है? तो खानका आपका आ जाएगा सूफी गतिविधियों का जो स्थान होता है उसे खानका के नाम से भी जाना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 नंबर, सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी नामक जो रचना है वो किस संत की है? यानी कि सूर सागर है, सूर सरावली है, साहित्य लहरी है, ये रचना ये आपके किस संत की रहने वाली है? तो इसमें नाम से पता चल रहा है अभी सूर, तो सब में सूर आ रहा है, इसका मतलब सूरदास जी महाराज की रचनाएं रहने वाली है। नेक्स्ट देखो 75 नंबर, 75 दे रखा आपको, नंद ऋषि के नाम से किन्हें जाना जाता है जिन्होंने कश्मीर में सूफीवाद के ऋषि पंथ की स्थापना की थी? तो कौन से संत है जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है? उन्होंने कश्मीर के अंदर सूफीवाद के ऋषि पंथ की स्थापना भी की थी। तो ये संत आपका आ जाएगा शेख नूरुद्दीन वली। नूरुद्दीन वली को नंद ऋषि के नाम से भी जाने जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 76 नंबर, 74 नंबर में आपको दे रखा है, उसप उल महजूब पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तकों का नाम भी अजीब है भाई। कसब उल महजूब पुस्तक के लेखक कौन है? तो कसब उल महजूब के पुस्तक है, इसके लेखक कौन रहने वाले हैं? तो वो आपका आ जाएगा अली बिन उस्मान हुजवीरी, इनके ये लेखक रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट देखो 77 नंबर, सुल्तान उल मशेक यानी कि शेखों में सुल्तान नाम से प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो शेखों में सुल्तान नाम के जो सूफी संत थे वो आपके इसमें रहने वाला है शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो है वो इसके संबंधित रहने वाले हैं कि शेखों में जो सुल्तान है वो शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखो भाई 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन संतों की रचना या वाणी को गुरु ग्रंथ साहिबा में संकलित किया गया था? यानी कि कौन कौन से संत है जिनकी जो रचना या वाणी है उनको गुरु ग्रंथ साहिबा के अंदर संकलित किया गया? तो वो इसमें आपके रहने वाले, देखो पहला आ जाएगा बाबा मुरीद जो है, सॉरी बाबा फरीद जो है, इनकी वाणी या रचनाओं को भी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर रचित किया गया था। फिर आते हैं रविदास जी, तो रविदास जी के भी जो जितने भी ग्रंथ रचना है उनमें से जो इम्पोर्टेंट वाणी वगैरह या फिर कोई सिद्धांत वगैरह थे तो उसको भी गुरु ग्रंथ साहिबा के अंदर संकलित किया गया था। फिर आते हैं गुरु नानक जी की भी रचनाओं को इन पर संकलित किया गया था। और फिर आते हैं तेज़ बहादुर जी, तो तेज़ बहादुर जी के भी ग्रंथ या रचनाएँ जो थी उनको इसमें शामिल किया गया था। यानी कि चारों संतों के रचनाएं और वाणी जो थी उसे गुरु ग्रंथ साहिबा के अंदर संकलित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई 79 नंबर क्वेश्चन, कि सूफी संत का वार्तालाप कहलाता है? तो सूफी संत का जो वार्तालाप होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो वो आपका आ जाएगा मलफुजत, यानी कि सूफी संत का जो वार्तालाप है उसे मलफुजत के नाम से भी जाना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80 नंबर, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो 2 कथन दे रखे हैं आपको, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य रहने वाला है। तो पहला इसमें दे रखा है आपको कि विठल दास अष्टछाप के संस्थापक थे। तो बिल्कुल सही है भाई, जो विठल दास जी थे वो अष्टछाप कवियों के संस्थापक रहते हैं। दूसरा आता है इसमें विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य अभंग कहलाता है। बिल्कुल सही है, जो विठोबा को समर्पित जो भक्ति काव्य होता है उसे अभंग के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दोनों ही कथन जो आपके सत्य रहने वाला है तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देखो भाई 81 नंबर, एक पत्थर की पूजा की जाती है तो दूसरे को पैरों के तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है, ये कथन किस संत का है?
यानी कि एक संत, कौन से संत है जिन्होंने कहा है कि एक पत्थर की तो आप पूजा कर रहे हो और दूसरे पत्थर को आप पैरों तले रौंद रहे हो, तो अगर एक पत्थर भगवान है तो दूसरे के अंदर भी भगवान होने चाहिए। तो ये कथन है वो किस संत का रहने वाला है? तो वो संत आ जाएंगे आपके नामदेव जी महाराज। नामदेव जी ने कहा है कि भाई पत्थर अगर आप पूजते हो, अगर इसको भगवान मानते हो, तो ये जो पत्थर आपके पैरों में आ रहे हैं ये भी तो भगवान ही है, इनकी भी पूजा करो। तो इसमें आपके नामदेव जी रहने वाले हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 82 नंबर। 82 में आपको दे रखा है जयदेव द्वारा रचित पुस्तक है। तो जयदेव के द्वारा कौन कौन सी पुस्तक इसमें लिखी गई थी वो आपको बतानी थी इसमें। तो जयदेव द्वारा रचित पुस्तक आपकी आ जाएगी गीत गोविंद। गीत गोविंद जो पुस्तक है ये जयदेव द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट देखो 83 नंबर। सारिया की अवहेलना वाले वे रहस्यवादी जिन्होंने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या कर नवीन आंदोलन की नींव रखी थी कहलाते हैं। तो सारिया की अवहेलना करने वाले वे रहस्यवादी जिन्होंने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या कर नवीन आंदोलन की नींव रखी थी वो क्या कहलाते हैं? तो वो इसमें आपका आ जाएगा बेसरिया। यानी कि सरिया की अवहेलना की मतलब बेसरिया, सरिया के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84 नंबर। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो कौन सा युग्म असुमेलित है? एक सामने आपको संत दे रखे हैं, सामने उनके संप्रदाय दे रखे हैं। तो सबसे पहला दे रखा है आपको शेख निजामुद्दीन औलिया, इनका संप्रदाय रहता है चिश्ती संप्रदाय। फिर आता है बाहुद्दीन जकारिया, इनका संप्रदाय रहता है आपके सुहरावर्दी। और मीर मियाँ जो है इनका फरदोसी संप्रदाय नहीं रहता, ये आपके कथन गलत आ जाएगा। बाकी अहमद सिरहिंदरी जो है इनका संबंध है वो नक्शबंदी से रहने वाला है। यानी कि बाकी सभी सही है, लेकिन 3 नंबर जो ऑप्शन है ये इसका आपके सुमेलित नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85 नंबर क्वेश्चन देखो। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो वो युद्ध आ जाएगा आपके सलहार के युद्ध के अंदर शिवाजी ने मुगलों को बुरी तरह से पराजित किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86 नंबर। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? तो शिवाजी महाराज के जो आगे नाम का के लगाते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज, तो ये छत्रपति की जो उपाधि है इन्होंने कब धारण की थी? तो वो आ जाएगी आपके 1674 के अंदर छत्रपति की उपाधि धारण की थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 नंबर। मुगलों ने शिवाजी को बंदी बनाकर रखा वह जगह थी। तो मुगलों ने शिवाजी को कहाँ पर बंदी बनाकर रखा था? तो वो आपको आ जाएगी आगरा के अंदर इनको बंदी बना के रखा था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88 नंबर। शिवाजी के समय सरनोबत का पद किससे संबंधित था? यानी कि शिवाजी के शासनकाल के समय जो ये पद था जिसका नाम था सरनोबत, इसका संबंध है वो किससे रहता था? तो वो आपका आ जाएगा सैन्य प्रशासन जो संभालता था उसे कहते थे सरनोबत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89 नंबर। शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कौन सी घटना पहले हुई है, कौन सी घटना उसके बाद हुई है, इस काल के अनुसार आपको व्यवस्थित करना था। तो इसमें आ जाएगा देखो सबसे पहले उन्होंने चाकन के किले पर विजय प्राप्त की थी, बिल्कुल सही है। तो पहला नंबर आ जाएगा चाकन के किले पर विजय। फिर उसमें आ जाएगा मुगलों से मतभेद प्रारंभ हो गए थे, तो 2 नंबर ऑप्शन ये आ जाएगा। फिर आपके रहने वाले अफजल खां का प्रकरण, यानी कि अफजल खां से युद्ध हुआ था, तो तीसरा रहेगा ये। और 4 नंबर पे आएगा सूरत पर आक्रमण और लूटना, 4 नंबर आ जाएगा ये। यानी कि 1 और फिर आएगा आपके 3, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 4। ऑप्शन और 1 जो है वो इसमें आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई 90 नंबर क्वेश्चन। शिवाजी की अष्टप्रधान का वह सदस्य जो विदेशी मामलों की देख रेख करता था। तो शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे उसमें से कौन सा सदस्य है जो विदेशी मामलों की देख रेख करता था? तो वो आपका आ जाएगा इसमें सुमंत। सुमंत का काम था विदेशी मामले देखना। यानी कि शिवाजी के समय जो सुमंत है ये उसमें विदेश मंत्री था भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शिवाजी द्वारा वसूला जाने वाला कर था, तो कौन से कर है वो शिवाजी द्वारा वसूले जाते थे? तो जजिया कर जो है ये तो लगाते थे मुगल, तो ये तो इसमें आएगा नहीं। बाकी चौथ जो है ये शिवाजी वसूलते थे, और सरदेश मुखी जो है ये भी शिवाजी लेते थे। यानी कि 1 और 2 दोनों ही कर जो है वो शिवाजी के द्वारा वसूले जाते थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 92 नंबर। निम्न में से शिवाजी का राज्याभिषेक किसने संपन्न करवाया था? तो शिवाजी का जो राज्य अभिषेक है ये करवाने वाले आपके आएंगे इसमें गाग भट्ट जो है, इन्होंने शिवाजी का राज्य अभिषेक करवाया था भाई। गाग भट्ट, नाम ध्यान रखना भाई, गाग भट्ट ने शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक संपन्न करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93 नंबर। शिवाजी ने अपना प्रथम सैन्य अभियान किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो शिवाजी का जो प्रथम सैन्य अभियान था वो किस राज्य के विरुद्ध था? तो वो इसमें आ जाएगा बीजापुर राज्य के विरुद्ध पहला सैन्य अभियान है वो शिवाजी महाराज ने किया था भाई। नेक्स्ट देखो 94 नंबर। शिवाजी ने किस दुर्ग का नाम बदलकर सिंहगढ़ कर दिया था? तो शिवाजी ने जो कोडना दुर्ग था इसका नाम बदल करके सिंहगढ़ दुर्ग कर दिया था।
तो कोडरना का नाम है वो सिंहगढ़ हो गया था भाई। नेक्स्ट देखो भाई 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिवाजी का नौसैनिक अड्डा था। तो शिवाजी का कौन सा नौसैनिक अड्डा था इसमें, तो वो एक तो कल्याण है, तो कल्याण भी शिवाजी का नौसैनिक अड्डा था। फिर आता भिवंडी, ये भी शिवाजी का था, और कोलाबा ये भी शिवाजी का नौसैनिक अड्डा रहने वाला है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा कि उपरोक्त सभी जो है वो शिवाजी के नौसैनिक अड्डे रहते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 नंबर, पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को कितने किले सौंपे थे। तो मुगलों को शिवाजी ने 23 किले सौंपे थे पुरंदर की संधि के अनुसार, ठीक है ना। और आपको कमेंट करके बताना है कि पुरंदर की संधि है वो कब हुई थी, डेट आपको और सन ये आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो भाई 97 नंबर, दक्षिणी भारत का टोडरमल के नाम से किसे जाना जाता है। तो दक्षिणी भारत का जो टोडरमल है ये किसे जानते हैं, तो वो आ जाएगा आपके अन्नोजी दत्तो जो है, अन्नोजी दत्तो, इनको कहते हैं कि ये दक्षिण का टोडरमल है। अन्नोजी दंतो को कहते हैं कि दक्षिणी भारत का टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 98 नंबर, शिवाजी द्वारा अनुदान के रूप में मराठा सरदारों को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी। तो शिवाजी ने जो मराठा सरदारों को अनुदान दी गई भूमि थी वो किस नाम से जानते थे उसे, तो वो आ जाएगी आपकी मोक्सा के नाम से भी जानी जाती थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 99 नंबर, शिवाजी के सैन्य प्रशासन से संबंधित बरगीर का संबंध है। तो बरगीर का संबंध है वो किससे रहने वाला है, तो वो आपका जाएगा वह सेना जिनको अस्त्र शस्त्र व घोड़े राजा की ओर से दिए जाते थे, तो वो सेना उसे बरगीर कहा जाता था। तो इसमें अस्त्र शस्त्र भी राजा देते थे खुद, और घोड़े वगैरह जो है चढ़ने के लिए और युद्ध करने जाते थे तब, तो वो भी इसमें राजा के द्वारा दिए जाते थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 100 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, पुरंदर की संधि के समय कौन सा विदेश यात्री प्रत्यदर्शी था। यानी कि जो पुरंदर की संधि हुई थी उसमें कौन सा विदेश यात्री उसमें आप मौजूद था, तो वो आपका आ जाएगा बर्नियर। यानी कि बर्नियर के सामने ये संधि हुई थी, आंखों देखा हाल। 101 नंबर, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। तो बाजार मूल्यों पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है वो आपके इसमें आ जाएगा बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद या फिर मूल्य ह्रास। ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 102 नंबर, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय में क्या परिवर्तन होगा। तो इसमें वास्तविक जो आय है वो है इसमें आपके अपरिवर्तित रहने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 103 नंबर, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ होता है। तो राष्ट्रीय जो आय है लेखांकन होता है इसमें आधार वर्ष का उल्लेख किया जाता है। तो इसका क्या मतलब होता है कि आधार वर्ष कौन सा वर्ष होता है, तो इसमें आपका जाएगा कि जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है उस वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है। कि भाई इस वर्ष के आधार मान के इस वर्ष की तुलना की जा रही है, तो जो जिस वर्ष को यहाँ पे शुरुआत माना जाता है या जिस वर्ष की कीमतों को उसमें उपयोग किया जाता है उससे है वो आधार वर्ष माना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 104 नंबर, 1951-52 से 2024-25 की अवधि के किस वर्ष में स्तर कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर है वो सर्वाधिक रही है। तो प्रति व्यक्ति जो आय है वो सर्वाधिक किस अवधि के बीच में रही है, तो वो आपका आ जाएगी 2007 और 8 के मध्य वो सर्वाधिक रही थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बंद आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें आपका आ जाएगा जीडीपी बराबर जीएनपी रहने वाली है। नेक्स्ट देखो 106 नंबर, राष्ट्रीय आय के परिकलन में दोहरी गणना से बचने के लिए कौन सी सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो दोहरी गणना से बचने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपके विधियां रहने वाली देखो, एक तो आ जाएगी मूल्य जोड़ विधि कि मूल्य को जोड़ के विधि वो होती है उसमें, और एक आ जाएगी आपकी अंतिम उत्पादन विधि यानी कि 4 नंबर। तो 1 और 4 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 107 नंबर, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और इसमें आपको मिलान करके सही उत्तर का चयन करना था। तो देखो कौन सा दे रखा है, सबसे पहले आपको दे रखा है साधन लागत पर जीडीपी का मूल्यह्रास। तो साधन लागत पर जीडीपी का जो मूल्यह्रास है वो आपका जाएगा साधन लागत पर एनडीपी यानी कि 1 का 4 हो जाएगा। फिर दे रखा बाजार मूल्य पर जीएनपी का ह्रास, तो बाजार मूल्य पर जीएनपी का जो ह्रास है वो आ जाएगा बाजार मूल्य पर एनएनपी यानी कि बी का 3। फिर दे रखा है बाजार मूल्य पर जीडीपी यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष जो कर है वो इसमें आपके रहने वाला है साधन लागत पर जीडीपी यानी कि 2 नंबर। फिर आएगा साधन लागत पर जीएनपी जो है मूल्यह्रास जो आता है, मतलब जीएनपी माइनस मूल्यह्रास जो है ये आपके हो जाएगा साधन लागत पर
NNP यानी कि 1 नंबर। तो 4, 3, 2, 1 रहने वाला है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा, 4, 3, 2 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 108 नंबर। यदि विदेशों से प्राप्त साधन आय विदेशों को किए गए साधन भुगतान से अधिक हो तो इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो इस अर्थव्यवस्था के अंदर आपके GDP जो है वो GNP से क्या हो जाएगी? कम रहने वाली है भाई, ठीक है ना, क्योंकि इसमें विदेशों से प्राप्त जो साधन आय है वो विदेशों को किए गए साधन भुगतान से अधिक हो तो इस अर्थव्यवस्था को कहते हैं कि GDP है वो GNP से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 109 नंबर। एक लेख वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु सेवाओं यानी कि जिसमें मूल्यह्रास भी शामिल होता है कि बाजार मूल्य को कहा जाता है। तो इसमें बाजार मूल्य को कहा जाता है बाजार कीमत पर GDP। नेक्स्ट देखो 110 नंबर। वह विधि के अनुसार GNP की गणना की जाती है। तो कौन से फॉर्मूले से GNP की गणना है वो की जाती है? तो इसमें आपका आ जाएगा C+1+G+XN+NFIB के अंदर, ठीक है ना, आधार वर्ष कह सकते हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर C है वो इसका सही हो जाएगा। इस आधार पर आप GNP की गणना की जा सकती है। नेक्स्ट देखो 111 नंबर। राष्ट्रीय आय में से माइनस करना है अवितरित लाभ, माइनस करना है परिवार द्वारा निवल ब्याज भुगतान, माइनस करना है निगम कर और प्लस करना है सरकार और फर्मों से परिवारों को अंतरण भुगतान। ये सब क्या कहलाते हैं? तो ये इसमें आपके रहने वाला है व्यक्तिगत आय कहलाने वाले हैं अभी, ये सब व्यक्तिगत आय कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 112 नंबर। राष्ट्रीय आय गणना की किस विधि में मांग पक्ष को ध्यान में रखकर के आय की गणना की जाती है? तो मांग पक्ष को ध्यान में रखकर कौन सी विधि के अंदर गणना की जाती है? तो वो आ जाएगा आपके व्यय विधि के अंतर्गत इनको ध्यान में रख के गणना की जाती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 113 नंबर। आय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय सम्मिलित मद है। तो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित मद कौन कौन से हैं? तो वो इसमें आपका आ जाएगा वेतन या पारिश्रमिक शामिल रहने वाला है, ब्याज भी इसमें शामिल रहने वाला है, लाभ भी इसमें शामिल होगा और लगान भी इसके अंदर शामिल होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका एकदम सही रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया 114 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी मद व्यय विधि के तहत राष्ट्रीय आय ज्ञात करने में सम्मिलित नहीं की जाती है? तो राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के अंदर कौन सी है वो आय सम्मिलित नहीं की जाती है? तो वो आपका आ जाएगी सरकार द्वारा दी गई जो पेंशन होती है ये इसमें शामिल नहीं की जाती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 115 नंबर। किस आय को मूल्य वर्धित विधि कहा जाता है? तो किस विधि को मूल्य वर्धित विधि कहा जाता है? तो वो आपका आ जाएगी उत्पादन जो विधि है इसे मूल्य वर्धित विधि भी कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 116 नंबर। आधार कीमत पर GVA होता है। तो आधार कीमत पर जो GVA होता है ये क्या रहता है? तो इसमें आपके रहने वाला है कि बाजार कीमत पर GDP, इसमें से अगर आप शुद्ध उत्पादन कर निकाल दोगे तो आपके आधार कीमत पर GVA आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 117 नंबर। व्यक्तिगत आय ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय में से घटाया जाता है। तो अगर व्यक्तिगत आय अगर आपको ज्ञात करनी है तो आप कौन से आप इसमें से घटाने वाले हो? तो इसमें एक तो सामाजिक सुरक्षा में अंशदान घटाया जाता है, दूसरा निगम कर घटाया जाता है, तीसरा अवितरित लाभांश घटाया जाता है, यानी कि 1, 2 और 3 को घटाया जाता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 118 नंबर। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में योगदान की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों का बढ़ता हुआ क्रम है। तो सबसे ज़्यादा योगदान कौन से क्षेत्र का रहने वाला है और उसका बढ़ते हुए क्रम बताना था आपको, ठीक है ना, न कि घटते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले आएगा आपके कृषि, इससे ज़्यादा आ जाएगा उद्योगों का योगदान और उद्योगों से ज़्यादा आएगा आपके सेवा क्षेत्र का योगदान। तो सबसे कम है वो कृषि का है, उसके बाद उद्योगों का है, उसके बाद सेवा क्षेत्र का योगदान रहने वाला है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। नेक्स्ट देखो भाई 119 नंबर क्वेश्चन। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की अपेक्षा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कम होगी। तो इसमें आपका आएगा कीमतें बढ़ने की अवधि के दौरान जो है वो चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की अपेक्षा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय क्या होगी? कम रहने वाली है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 120 नंबर। निम्न में से कौन से मद राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल किए जाते हैं? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले आपको इसमें दे रखा है कि बोनस, तो बोनस का इसमें शामिल किया जाता है, बिल्कुल सही है। फिर आता है ग्रेजुटी, तो ग्रेजुटी को भी इसमें शामिल किया जाता है। ग्रेजुटी यानी कि होता है अंशदान, ठीक है, इसे भी शामिल किया जाता है। और स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन का मूल्य जो है इसे भी शामिल करते हैं। और मकान मालिक के मकान में रहने पर मकान का जो आरोपित किराया होता है वो भी इसमें शामिल रहता है। तो इसमें आपका आ जाएगा A, B, C और D, यानी कि सभी कोट इसमें शामिल होने वाले हैं भाई। नेक्स्ट देखो भाई 121 नंबर।
उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है यदि। अगर उपभोक्ता कीमत जो सूचकांक है इस पर अगर आधारित मूल्य स्फीति जो है इस पर दर कब बढ़ती है, तो इसमें दर बढ़ेगी जब बैंक दर कम कर दी जाएगी, तो इसमें आपके मुद्रास्फीति की दर है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 122 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित में से किन कारणों से होती है। तो इसमें जो कारण रहने वाले हैं वो आपके सबसे पहले आ जाएगी विस्तारकारी नीतियाँ, फिर आएगी राजकोषीय प्रोत्साहन और सबसे लास्ट में आएगा उच्च क्रय शक्ति। यानी कि 1, 2 और 4, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपकी इसमें सही हो जाएगा 122 का 1 नंबर। नेक्स्ट देखो 23 नंबर। भारत में वित्त वर्ष 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति की दर क्या रही। तो 2025 के अंदर जो मुद्रास्फीति की दर है वो क्या रही थी, तो वो इसमें आ जाएगी आपके 4.9% रही थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 124 नंबर। आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाली नीतिगत दर कौन सी है। तो नीतिगत दर जो है वो आ जाएगी आपके रेपो रेट है वो इसका उपयोग किया जाता है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 125 नंबर। कथन दे रखा है भारत की हेडलाइन मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2025 में वित्त वर्ष 2024 की तुलना में कम रही थी और कारण दे रखा है ये गिरावट मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति में कमी के कारण रही है। तो इसमें आपको बताना है कि कारण और कथन दोनों सही है या फिर नहीं है। तो इसमें आपका आ जाएगा कथन तो सही है लेकिन कारण जो है वो इसमें आपकी गलत रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 126 नंबर। उपभोग फलन में ए किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो जो उपभोग फलन होता है उसके अंदर जो ए दिया जाता है ये ए किसको शो करता है, तो ए में आपका आ जाएगा स्वायत्त उपभोग जो है इसे ए के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि स्वायत्त उपभोग बराबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 127 नंबर। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान किस सीमा में होता है। तो जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है इसका मान है वो किस सीमा के मध्य रहता है, तो वो आपका जाएगा 0 से लेकर 1 के बीच में इसका मान रहता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 128 नंबर। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि MPC का निर्धारण का सूत्र कौन सा है। तो MPC का जो निर्धारण का सूत्र होता है वो आपके इसमें आ जाएगा भाई MPC बराबर होता है उपभोग में परिवर्तन बट्टा आय में परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 वह है इसमें आपके सही रहने वाला है कि MPC जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इसमें रहता है कि उपभोग में परिवर्तन बट्टा आय में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 128 नंबर 29 नंबर। अल्पकाल में एक रेखीय उपभोग फलन दर्शाता है यदि। तो एक अल्पकाल के अंदर जो रेखीय उपभोग फलन है ये क्या दर्शाता है, तो इसमें आपके आने वाला है कि MPC स्थिर है किंतु APC गिरती है यदि आय बढ़ती है, तो ठीक है ना, ये दर्शाता है अभी अल्पकाल में रेखीय उपभोग फलन। नेक्स्ट देखो 130 नंबर। निम्नलिखित में से किन्स के मनोवैज्ञानिक नियम के संबंध में असत्य कथन है। जो किन्स नामक एक मनोवैज्ञानिक था इन्होंने एक सिद्धांत दिया था मनोवैज्ञानिक नियम, उसमें से कौन से नियम है वो असत्य है इसमें देखो। तो सबसे पहले आपको दे रखा है वास्तविक उपभोग वास्तविक आय का स्थिर फलन है, बिल्कुल सही है। फिर दे रखा है वास्तविक आय के बढ़ने पर वास्तविक उपभोग में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है अभी। अगर किसी की आय बढ़ती है तो वो ज़्यादा खर्चा करता है तो उसका क्या हो गया, उपभोग भी बढ़ गया, उपभोग में वृद्धि हो गई। और जब वास्तविक आय बढ़ती है तो उपभोग पर किए जाने वाले आय का प्रतिशत कम हो जाता है, तो ये भी इसमें सही है। यानी कि असत्य कथन है वो आपके 4 नंबर रहने वाला कि वास्तविक उपभोग में वृद्धि होने पर वास्तविक आय में भी वृद्धि होती है, ये इसमें आपके गलत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 131 नंबर। उपभोग फलन का फलनात्मक संबंध है। तो उपभोग फलन का जो फलनात्मक संबंध है ये कौन सा है, तो ये इसमें आ जाएगा आपके उपभोग एवं आय। यानी कि उपभोग जो फलन होता है इसमें एक साइड तो लिखा जाता है उपभोग और एक साइड लिखा जाता है आय। इसमें फिर आपके कभी ग्राफ ऐसे आता है, कभी ग्राफ ऐसे आता है, कभी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आती है, तो कभी ग्राफ ऐसे गिरता हुआ आता है, ऐसे रहता है, ठीक है ना। तो उपभोग और आय रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 132 नंबर। उपभोग फलन C बराबर BY के संबंध में सही कथन कौन सा है। तो उपभोग फलन जो है C बराबर BY इसमें संबंध है वो सही कौन सा रहने वाला देखो। तो इसमें आ जाएगा C बट्टा जो Y है ये इस तरह है भाई। तो C बट्टा Y क्या रहने वाला है, C बट्टा Y बराबर B आएगा, जो कि B क्या स्थिरांक है, तो वो स्थिरांक तो हमेशा स्थिर ही होता है। तो इसमें आपका जाएगा C बट्टा Y बराबर इस तरह रहने वाला है। नेक्स्ट देखो 133 नंबर। अल्पकालीन रेखीय उपभोग फलन स्थिति में जब आय में वृद्धि होती है तो आय में अगर वृद्धि होती है तो आपके इसमें APS तो घटती है, जबकि MPC क्या रहती है, MPC है वो स्थिर रहती है, यानी कि विकल्प नंबर 3।
नेक्स्ट देखो 134 नंबर, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन आपको दे रखा है, हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी की औसत कीमत की माप है। और दूसरा कथन दे रखा है आपको कि कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे कि खाद्य ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है। तो इसमें जो आपके है दोनों ही कथन है वो सही रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 एक आ जाएगा। सॉरी 2, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही। नेक्स्ट देखो 135 नंबर, लागत प्रेरित कारकों में से कौन सा मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं है। तो इसमें आपके आ जाएगा घाटे की जो वित्त व्यवस्था है ये इसका मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 136 नंबर, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का सह अस्तित्व कहलाता है। तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का जो सह अस्तित्व आता है ये क्या कहलाता है। तो ये आपका आ जाएगा इसमें निष्पन्द और स्फीति है वो इसका संबंध सह अस्तित्व रहने वाला है भाई, निष्पन्द और स्फीति। नेक्स्ट देखो 137 नंबर, किसने कहा है कि स्फीति असंतुलन की वह अवस्था है जिसमें क्रय शक्ति का विस्तार कीमत स्तर में वृद्धि का कारण अथवा प्रभाव होता है। तो ये कहने वाले कौन थे भाई। तो ये आपका आ जाएगा पॉल एंजिंग ने कहा था कि स्फीति असंतुलन की वह अवस्था है जिसमें क्रय शक्ति का तो विस्तार कीमत स्तर में वृद्धि का कारण होता है तथा प्रभाव भी इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 138 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखो, निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति को रोकने का भौतिक उपचार नहीं है। तो भौतिक उपचार इसके अंदर कौन सा नहीं है वो देखना है। तो इसमें आ जाएगा आपके सार्वजनिक व्यय में कमी करना कोई भौतिक उपचार नहीं होता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 139 नंबर, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के 4 उपाय है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के जो उपाय दे रखे हैं वो इसमें आपको नीचे दे रखे हैं और इसमें आपको दे रखा है कि उपरोक्त में से कौन से 2 राजकोषीय उपाय है। यानी कि नियंत्रण के उपाय तो ये है लेकिन इसमें से राजकोषीय उपाय जो है वो कौन से रहने वाले वो आपको इसमें से छांटना था। तो इसमें एक आ जाएगा आपके करों में वृद्धि करना राजकोषीय उपाय है और दूसरा आपका आ जाएगा बचत का जो बजट है ये भी इसमें आपके राजकोषीय उपाय रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 140 देखो, बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम वस्तुओं के पीछे दौड़ रही है, उपरोक्त कथन स्फीति के किस प्रकार से संबंधित है। यानी कि इसमें कहा गया है कि बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम वस्तुओं के पीछे दौड़ रही है, इसका मतलब है कि वस्तुओं की कीमत है वो महंगी है, यानी कि मांग जन्य स्फीति है। यानी कि मांग तो ज़्यादा है लेकिन वस्तु क्या है कम है, इसलिए लोग है उस वस्तु के ज़्यादा पैसे देकर के भी उसको खरीदना चाहते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि मांग जन्य स्फीति इसमें रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 141 नंबर, जीडीपी अवस्फीति का उपयोग डैश 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 के लिए किया जाता है। तो जीडीपी अवस्फीति का उपयोग अब किसके लिए किया जाता है। तो वो आपके इसमें आ जाएगा किसी देश में मुद्रास्फीति को मापने के लिए जीडीपी अवस्फीति का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो भाई 142, मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है। तो मुद्रास्फीति अगर होती है तो इसमें किसको लाभ होता है। तो वो आपका जाएगा ऋणी को लाभ होता है, जिसने ऋण ले रखा है उसको इसमें लाभ होता है भाई। नेक्स्ट देखो 143 नंबर, अपस्फीति मुद्रास्फीति के विपरीत स्थिति है, यदि अपस्फीति होती है तब क्या होगा। यदि अपस्फीति मुद्रास्फीति की विपरीत स्थिति है, यदि अपस्फीति होती है तब क्या होगा। तो इसमें होने वाला है आपके बेरोजगारी में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी भाई। अपस्फीति होगी क्या हो जाएगा, बेरोजगारी में वृद्धि हो जाएगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 144 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों पर विचार करो और आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला कथन दे रखा है आपको, खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता सूचकांक सीपीआई में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई में दिए गए भार से अधिक होता है। तो इसमें बिल्कुल सही रहने वाला भाई, जो सीपीआई में भार होता है उनके थोक मूल्य सूचकांक के भार से हमेशा ही अधिक रहता है। दूसरा दे रखा है, वीपीआई सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता है जैसा कि सीपीआई करता है, लेकिन वीपीआई इसको नहीं पकड़ता है, तो बिल्कुल सही रहने वाला है। और तीसरा दे रखा है आपको, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीति के दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु वीपीआई को अपना लिया। ये इसमें गलत है भाई, वीपीआई को नहीं अपनाया जाता है, इसमें सीपीआई का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपके सही कथन का पूछा है तो कथन आ जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 145 नंबर,
निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन इसमें सही है वो आपको चयन करना है। तो पहला कथन आपको दे रखा है, इसमें मुद्रास्फीति में कीमतें सतत रूप से बढ़ती है और मुद्रा की क्रय शक्ति जो है वो कम होती है। तो ये इसमें आपके बिल्कुल सही रहने वाली है कि मुद्रास्फीति में अगर कीमतें कंटिन्यू रूप से बढ़ती है तो मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो कम हो जाती है। और दूसरा दे रखा है 2021 से 26 अवधि हेतु आरबीआई का जो मुद्रास्फीति का लक्ष्यांक है वो 4 से ±2% रखा गया है। ये भी इसमें सही है भाई, मुद्रास्फीति जो है 4 ±2 रखा गया है, यानी कि इसमें आपके दोनों ही सत्य कथन है, तो एक और दो दोनों आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 146 नंबर, भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण किया जाता है। तो भारत के अंदर मुद्रास्फीति का जो नियंत्रण है वो कौन करता है? तो इसमें आ जाएगा भारत सरकार और आरबीआई दोनों के द्वारा है वो मुद्रास्फीति का वो नियंत्रण किया जाता है। यानी कि नियंत्रण करने के जो उद्देश्य या जो कह सकते हैं नियम लागू करने होते हैं वो आरबीआई बताता है कि आप ऐसे ऐसे नियम को लागू करो या इन चीज़ों को महंगा करो ताकि मुद्रास्फीति नियंत्रित में आ सके, और भारत सरकार फिर उनको नियंत्रित और कार्यान्वित करती है कि भाई हाँ इस चीज़ों पर रेट बढ़ा दो, इन पे ऐसा टैक्स लगा दो, जो भी है वो भारत सरकार करती है। तो इसमें दोनों का योगदान बराबर रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 147 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ है? यानी किसकी वजह से मुद्रास्फीति की दर है वो गिरती है? तो इसमें आपके रहने वाला है कीमतें गिर गई, तो ये इसमें गलत है, लेकिन कीमत पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही है, ये इसमें आपके सही हो जाएगा भाई। यानी कि 2 नंबर कथन है वो सत्य है, तो केवल आ जाएगा केवल 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 148 नंबर, निम्नांकित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो कौन सी है वो मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है वो आपको बताना था। तो इसमें आपको आ जाएगी ब्याज दर को कम करना कोई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की विधि नहीं रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 149 नंबर, यदि किसी वर्ष में कारक लागत पर एनडीपी बाजार कीमत पर एनडीपी से कम है तो इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य रहता है कि प्रत्यक्ष करों से सब्सिडी है वो अधिक है, यह इसका तात्पर्य रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 150 नंबर, राष्ट्रीय आय की दृष्टि से सकल मूल्य वर्धन यानी कि जीवीए जो है इसका उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो इसका उद्देश्य किया जाता है उत्पादन क्षेत्र का मूल्यांकन करने हेतु सकल मूल्य वर्धन का उपयोग हमेशा राष्ट्रीय आय की दृष्टि से इसका उद्देश्य होता है कि भाई उत्पादन क्षेत्र का जो मूल्यांकन है वो सही रूप से हो सके, इसलिए सकल मूल्य वर्धन का उपयोग किया जाता है। तो ये थे भाई आपके माइनर टेस्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन, और कैसा लगा आपको सॉल्यूशन कमेंट में ज़रूर करके आपको बताना है, और एक प्यारा सा मोटिवेशन वाला कमेंट आपको ज़रूर करना है भाई, ठीक है ना। और ये था आपके माइनर टेस्ट नंबर 4 जिसका हमने सॉल्यूशन कर लिया है। इसके अलावा अगर आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, रीट लेवल 1 की कर रहे हो, रीट लेवल 2 साइंस मैथ से कर रहे हो, या रीट लेवल 2 एसएसटी से तैयारी कर रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि दिशा बुक के सॉल्यूशन आपको टॉपिक वाइज चाहिए, तो ये सारे के सारे आपको हमारे चैनल पर मिलने वाले हैं। चैनल पे जाके आपको प्लेलिस्ट पर क्लिक करते ही सामने इनकी सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 2nd ग्रेड की मिल जाएगी, 4th ग्रेड की मिल जाएगी, रीट की मिल जाएगी और दिशा बुक का सॉल्यूशन की मिल जाएगी। तो ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नई क्लास के साथ, नए सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।